हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश केडिया और आप देख रहे हैं SBS रीडिफाइनेशन चैनल। मैं इस पे IPCC का एक और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। उसका नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ऑडिटिंग होती क्या है। अगर हम आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका डिक्शनरी मीनिंग है ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। अगर मैं सच बताऊं आप लोगों को तो पूरी ऑडिट केवल एक वर्ड पे शुरू है और उसी वर्ड पे ही खत्म है, वो वर्ड है इंडिपेंडेंट। ऑडिट का एक्चुअल मीनिंग ये होता है, लेकिन जो हमारे कोर्स में है ऑडिट वो है फाइनेंशियल ऑडिट, इसलिए उसके आगे लगा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्योंकि ऑडिट कई तरह की होती है, लाइक स्टॉक ऑडिट, टैक्स ऑडिट, लेकिन जो बेसिक मीनिंग है टैक्स ऑडिट का वो यही है, ऑफिशियल इंस्पेक्शन होना ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट का बाय एक इंडिपेंडेंट पर्सन। तो अब आपके कोर्स में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? आपके कोर्स में डेफिनेशन है एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयरऑन। देखो निकल के सेम डिक्शनरी मीनिंग ही आ रहा है। तो अब चलिए समझते हैं इस पूरी डेफिनेशन को पूरा तोड़ मरोड़ के, उसके हर एक वर्ड को चलिए समझते। सबसे पहले इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को समझते और क्वेश्चन पूछते हैं क्यों। बेसिकली मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या होता है तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे व्हाट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मतलब कि जो हमारा काम है वो किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा हो, मतलब किसी की विशेष के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा हो। इसका एक सीधा सा मतलब है कि यार अगर हमारा काम किसी की विश के ऊपर, मतलब कोई अगर चाहेगा ऐसा काम करो और अगर आप तब काम करोगे तो वो इंडिपेंडेंसी कहाँ रह गई, वो तो आप उसके दबाव में काम कर रहे हो। अब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों जरूरी हो? जो इसका आंसर है वही है एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। क्या लिखा हुआ है? हमारा ऑडिटर क्या चेक कर रहा होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हुआ तो कि यार एम्प्लॉय को डर लगा रहेगा कि अगर उन्होंने कहीं कुछ गड़बड़ करी तो पकड़े जा सकते हैं, तो उनके ऊपर एक तरह का मोरल चेक रहता है। और क्या फायदा होता है कि लाइक आपकी इनकम टैक्स या बहुत सी ऐसी जगह पर आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है और अगर वो साइंड है किसी सीए से तो वो अनक्वेश्चनेबल है प्राइमा फेसी। तो यार एक सीए को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है तो उसका फर्ज बनता है कि गलत काम नहीं कर सकता। तो अब उसी के ऊपर रिलाई करता है टैक्स डिपार्टमेंट भी। तो कोई भी टैक्स डिस्प्यूट होता है और उस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऑडिटेड है किसी सीए से तो इनकम टैक्स कहता है चलो भैया मान लेते हैं, तो सॉल्व करने में हेल्प करता है टैक्स डिस्प्यूट्स को। आपने सुना होगा बैंक क्या करता है, हमसे अगर लोन लेने जाओ तो 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो कहता है वो भी सीए से बना होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं। इसीलिए जरूरी है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अगर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हुआ है उस एंटिटी का तो बैंक कहता है ठीक है भैया, अगर आप तो हम आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लेते हैं कि वो सही है और हम आपको लोन दे देते हैं। तो क्रेडिट वर्दीनेस। अब आपने पढ़ा होगा लॉ में कि बोनस एक्ट में एम्प्लॉइज को बोनस मिलता है। बोनस मिलता है कब? जब सरप्लस होता है। अब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस को कम करती हैं जिससे कि बोनस कम देना पड़े, तो अब डिस्प्यूट आ सकता है। लेकिन वहां भी एंटिटी को छूट है, डिस्प्यूट नहीं अराइज होगा अगर वो अकाउंट सीए से ऑडिटेड है। तो एक और फायदा हो गया आपका कि वेजेस और बोनस के टैक्स डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। अगर मैनेजमेंट प्योरली सही है तो इस इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का फायदा मैनेजमेंट को भी होता है। कैसे? उसको पता चलते हैं कि कंपनी या उसका ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट कर रही है बैलेंस शीट में वो एक्चुअल है या नहीं, उसको अपने फ्लॉज पता चलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है इसमें। देखो सबसे पहली बात, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और बुक्स ऑफ अकाउंट दोनों अलग। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिफाइन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट और बुक्स ऑफ अकाउंट डिफाइन है सेक्शन 128। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होती है? एक समरी होती है हमारे अकाउंट्स। लेकिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? आपका
प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। इनका एग्जामिनेशन होता है इंडिपेंडेंट। अब ये एंटिटी क्या है? एंटिटी है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, मतलब उसका इंडिपेंडेंटली एग्जामिनेशन अगर आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो उसका साइज कुछ भी हो, वो भले प्रॉफिट मेकिंग हो या नहीं, लेकिन होगा कैसा एग्जामिनेशन? इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब समझते हैं कि ये वर्ड एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन, ये डिफाइन है ऑब्जेक्टिव आपका ऐसे 200 में। ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये डिफाइन करता है इसका ये ऑब्जेक्टिव कि भाई सीए को एग्जामिनेशन करने के बाद उसके ऊपर ओपिनियन देनी है। क्यों देनी है भाई? अगर जब तक सीए ओपिनियन नहीं देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थे वो सही थे या नहीं, तो क्या आप मानो जब तक सर्टिफाइड नहीं करेगा, उसको सर्टिफाइड करना होता है अपनी ओपिनियन देके कि सही थे या नहीं। अब ओपिनियन कैसी कैसी हो सकती है? देखो, ओपिनियन दो तरह की होती है, एक रीजनेबल, एक होती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट ओपिनियन तब दी जाती है जब एग्जामिनेशन हो 100%, लेकिन ऑडिट सैंपल बेसिस पे की जाती है। हम आगे पढ़ेंगे तो ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है, लेकिन वो हाई लेवल की होती है। तो अब जल्दी से कंक्लूड करते हैं क्या है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, वो इंफॉर्मेशन होगी एंटिटी की, और एग्जामिनेशन करने के बाद वो देगा अपनी ओपिनियन। बस इतना सा है ऑडिट। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ऑडिट कई तरह की, तो उन कई तरह की कैटेगरी को 4 पार्ट में बांटा गया है। वो क्या क्या है? टोटल 4 तरह की एंगेजमेंट को बांटा गया है। एंगेजमेंट को सबसे पहले समझते हैं एंगेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। एंगेजमेंट मतलब आप देखते हो कि शादी में ली गई है, शादी का वर्ड, दो लोग एक साथ जुड़ते हैं, उसको बोल दिया जाता है एंगेजमेंट। तो ऐसे ही क्लाइंट और ऑडिटर एक साथ जुड़ते हैं, तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उन दोनों के बीच में, उसको कहते हैं एंगेजमेंट। तो किस किस तरह की एंगेजमेंट होती है? एक होती है ऑडिटिंग एंगेजमेंट, दूसरी होती है रिव्यू एंगेजमेंट, तीसरी होती है एश्योरेंस एंगेजमेंट, चौथी होती है रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। मैंने देखो आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया था पावर ऑफ वर्ड, तो यहाँ पे उसको अप्लाई करना है। रिव्यू मतलब पता होगा, एश्योरेंस पता है, रिलेटेड सर्विस पता है। ठीक है, मीनिंग। ऑडिटिंग क्या होता है? इसमें क्या करता है ऑडिटर का रोल होता है एग्जामिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। इसमें होता है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। अब आप सोचोगे यार दोनों ही रिव्यू हिस्टोरिकल डाटा को यूज कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये होता है प्योरली मिस स्टेटमेंट को फाइंड करने के लिए, ये होता है एश्योरेंस प्रोवाइड करने, क्योंकि हमारे यहाँ ऑडिटिंग में कहा जाता है कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। मतलब वो फ्रॉड के अंदर नहीं घुस के देखना है उसे कि कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, उसे देखना है। अगर देखते समय पता चल जाता है कि फ्रॉड हुआ है तो भाई मैनेजमेंट को बता दे, लेकिन अगर वो रिव्यू एंगेजमेंट कर रहा है तो उसे देखना ही पड़ेगा। अब एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब कंफर्मेशन होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर बैंक आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगती है जब 3 साल का लोन लेने के लिए, तो वो सीए से बने होने चाहिए, और सीए से अगर बने हुए हैं तो बैंक मान लेती है कि हाँ ये ठीक है। अदर रिलेटेड सर्विस, ये क्या है? रिलेटेड सर्विस मतलब ऑडिटर से रिलेटेड सर्विस, लाइक आपका हो गया टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इंटरनल ऑडिट। अब यार ये इतना बड़ा काम चल रहा है, अब हमारे ऊपर रिलाई कितने लोग कर रहे हैं? देख, लगभग फाइनेंशियल टर्म में देखा जाए तो पूरा देश ही हमारे ऊपर रिलाई कर रहा है, और ऐसा पूरे इसमें होता होगा वर्ल्ड में। तो उसी को कंट्रोल में रखने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, और उस बोर्ड का नाम था IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट। अब आप सोच रहे होगे यार अगर इंटरनेशनल है तो इंडिया में क्यों अप्लाई हो रहा है? तो आपने IFRS का नाम सुना होगा कि वो भी हम क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स को इंटरनेशनल लेवल पे बना रहे हैं। अगर अकाउंट इंटरनेशनल लेवल पे बन रहे हैं तो उनकी ऑडिट भी इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से होनी चाहिए ना, कि वो हर जगह एक्सेप्टेबल हो। इसलिए सेटअप किया गया IFAC। और एक और रीजन है ये इंडिया में अप्लाई होने का, कि हमारा ICAI जो कि इंडिया में देखता है अकाउंट और ऑडिटिंग के हर एस्पेक्ट, वो इसका मेंबर है। इस वजह से ये इंडिया में भी अप्लाई होता है। IFAC ने एक बोर्ड सेटअप किया, इसका नाम था IAASB। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड। ये पूरा कंट्रोल करता है हमारे ऑडिटिंग एंगेजमेंट्स। अब कंट्रोल कैसे करता है? इसने एक पैरामीटर्स बनाए हुए कि आपको इसके अकॉर्डिंग ये काम करना है। तो उसने जो पैरामीटर्स बनाए हुए हैं उसको कहते हैं स्टैंडर्ड। अब कई जगह क्या होता है, स्टैंडर्ड फेल भी हो सकते हैं, मतलब कुछ जगह पे ऑडिटर को पैरामीटर से थोड़ा हटके काम करना पड़ सकता है।
तो इसने कहा कि ठीक है भाई, हम उसमें भी आपकी मदद करेंगे ताकि एक रिजिड टाइप का पैरामीटर ना हो कि मतलब उसको फॉलो करने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसने एक गाइडेंस नोट बनाया। टाइम टू टाइम ये गाइडेंस नोट भी इशू करता है। अब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हर तरह की एंगेजमेंट के लिए अलग अलग है। लाइक ऑडिटिंग एंगेजमेंट के लिए अलग स्टैंडर्ड है, रिव्यू एंगेजमेंट के लिए अलग है, एश्योरेंस के लिए अलग है और रिलेटेड सर्विस के लिए अलग है। ऑडिटिंग के लिए जो स्टैंडर्ड है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसे। जो रिव्यू स्टैंडर्ड है उसको कहते हैं SRE, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। जो एश्योरेंस है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। और जो अदर रिलेटेड सर्विसेज के लिए उसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑन, उसका शॉर्ट फॉर्म है SRR। अब आप सोच रहे होंगे कि यार स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल बनाता है लेवल पे, तो क्या ये मानना हमारे लिए कैसा है, जरूरी है या नहीं है, गाइडेंस नोट को मानना जरूरी है या नहीं। तो चलिए हम आते हैं इस पे पूरा डिटेल डिस्कशन करने। तो जो हमारा IAASB था वो ICAI की हेल्प से इंडिया में क्या इशू करता है, एक स्टैंडर्ड इशू करता है और दूसरा इशू करता है गाइडेंस नोट। तो जो स्टैंडर्ड वो इशू करता है वो कैसे होते हैं, या देखो जो हमारा लॉ बनाया जाता है ना, ये स्टैंडर्ड्स आपका लॉ है, मतलब पैरामीटर बना दिया गया, ऐसे ही काम करना है। जो ये बनाया जाता है वो कॉमन सेंस से बनाया जाता है, जिससे कि अगर हम उसी सिचुएशन में काम कर रहे हो तो हम कैसा परफॉर्म करेंगे या किस तरह से परफॉर्म करेंगे। और जो गाइडेंस है, नाम में ही पता चल रहा है कि आपको असिस्टेंट देने की कोशिश। अगर ये स्टैंडर्ड लॉ है तो ऑब्वियस सी बात है मैंडेटरी होगा, और ये असिस्टेंट है तो मानो चाहे ना मानो भाई ये हो जाता है रिकमेंडेटरी। अब मैंडेटरी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, को मैंडेटरी किया है एक हमारा ICAI और दूसरा कंपनीज है। ICAI क्या कहता है, भाई CA साहब तुम हमारे मेंबर हो तो तुमको ये मानना पड़ेगा। अब CA कहेगा नहीं मानेंगे तो का कोई बात नहीं, लो भाई हमने अपने कोड ऑफ एथिक्स में लिख दिया, हमने अपनी रेगुलेशन में भी लिख दिया कि मानना ही पड़ेगा तुम्हें, और इस पे मोहर और लगा दी कंपनीज एक्ट 2013 ने। इसका सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 कहता है कि अगर ऑडिटर साहब आप एक कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पे ही काम करना पड़ेगा। और 143(10) कहता है कि ये मत समझना हम कुछ अलग स्टैंडर्ड बना रहे हैं। ये कहता है कि स्टैंडर्ड वही है जो ICAI इशू करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट क्या है। स्टैंडर्ड क्योंकि ICAI बनाता है, CA एक ICAI का मेंबर होता है, उसकी कोड ऑफ एथिक्स में लिखा होता है, इसलिए उसको मानना जरूरी है। और कंपनीज एक्ट अपनी रिक्वायरमेंट भी डाल देता है 143 सबसेक्शन 9 से कि उसको मानना जरूरी है। गाइडेंस नोट क्योंकि वो एक तरह का असिस्टेंट होता है ऑडिटर के लिए कि अगर आप किसी मुश्किल में आ जाओ तो हम आपका साथ देंगे, तो ये रिकमेंडेटरी हो। ओके, तो ये खत्म होता है यहाँ। आप सोच रहे होगे यार इतनी देर में हमने ऑडिट समझ लिया, ऑडिट एंगेजमेंट समझ लिया, और ये समझ लिया स्टैंडर्ड कौन बनाता है, कैसे बनाता है, ऑडिट कैसे होती है, किसकी तरह होती है, लेकिन ऑडिटर तो अभी तक समझ में नहीं आया। भाई ऑडिटर वही होता है जो ऑडिट करता है, सिंपल। अब इसमें भी कई तरह का क्लासिफिकेशन है, जो एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे आपका कंपनीज एक्ट में, क्योंकि वो इंटरनल ऑडिट के ऊपर है और इंटरनल ऑडिट पूरा डिफाइन है सेक्शन 138 में, तो हम उसको वहां पे ही पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बताया ऑडिटर आपका बहुत बड़ा एक तरह से पद है और रिलायबल है, तो क्या कोई भी ऑडिटर बन जाता है, मतलब तो उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए एक ऑडिटर में। तो चलिए अब इस पे बात करते हैं कि एक ऑडिटर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। हम ऑडिटर की क्वालिटीज को थोड़ा सेपरेट करके और अच्छे से समझते हैं। ये क्वालिटीज आपकी डिफाइन है कोड ऑफ एथिक्स में जो ICAI का होता है, और कुछ क्वालिटीज डिफाइन है SA 220 और SQC 1। SQC मतलब स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो कोड ऑफ एथिक्स में क्या डिफाइन है कि वो होना चाहिए इंडिपेंडेंट। लो जी, नई बात क्या कर दी हमने, तो पूरा डेफिनेशन ही इंडिपेंडेंट पे समझ के आ रहे हैं। दूसरा होना चाहिए इंटीग्रिटी। अच्छा भाई, अगर इंडिपेंडेंट है, अगर वो किसी के विश पे काम नहीं कर रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है ऑनेस्ट होगा, ढंग से काम कर रहा होगा। फिर ऑब्जेक्टिविटी, ये बहुत ज्यादा यूजफुल क्वालिटी है। मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आप अनबायस्ड होगे, ठीक है। ऑडिटर को अनबायस्ड होके काम करने की बहुत ज्यादा नीड है। लाइक हम आगे पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में कि उसे सैम्पलिंग करनी होती है। हमारी पूरी ऑडिट ही सैम्पलिंग बेस्ड। अगर वो बायस्ड होगा तो वो सैम्पलिंग सही से कर नहीं पाएगा। और हमारा SA 220 और SQC 1 कौन सी क्वालिटीज कहते हैं भाई ठहर जाओ, ये तो कोड ऑफ एथिक्स में है। अब हम थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं इंटरनेशनल लेवल, मतलब कि भाई तुम कॉम्पिटेंट भी हो, मतलब
तुम्हें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रिंसिपल की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप माने जाओगे कि आप ऑडिटर हो। अभी एक और रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? आपको कॉजन रखना पड़ेगा। मतलब भाई पिछले साल अगर आपने ऑडिट करी है किसी मैनेजमेंट की, किसी एंटिटी की, मैनेजमेंट उस साल चाहे जितनी ईमानदार आपके सामने आई हो, लेकिन आप अभी भी यही मानोगे कि यहाँ पे फ्रॉड का फैक्टर हो सकता है। मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, इसी को कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। मतलब आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि जो है यहाँ पे हो सकता है गलतियां हो। भाई ऑडिट का काम ही है। एग्जामिनेशन करते समय अगर आप अलर्ट नहीं रहोगे कि यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, तो यार आपकी ऑडिट रिपोर्ट गलत हो सकती है। और इस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कितने लोग रियलाइज कर रहे हैं, ये सोचो आप। इसलिए हमको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना पड़ता है। इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझा, ठीक है। तो ये होती है एक ऑडिटर की क्वालिटी। ऑडिट क्या होता है, कौन करता है, किस बेसिस पे करता है? जो IAASB का स्टैंडर्ड्स। लेकिन करता क्यों है ऑडिट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर? तो चलिए हम बात करते हैं इस पर। ये आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। सबसे बड़ी गलतफहमी भाई हम दूर कर देते हैं। आप यहाँ पे किसी भी स्टैंडर्ड में ये डिफाइन नहीं है कि ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है। स्टैंडर्ड में केवल आपका डिफाइन है ऑब्जेक्टिव। तो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव केवल वही है जो ऐसे 200 डिफाइन कर। क्या करता है वो डिफाइन? वो कहता है कि आपका केवल दो ऑब्जेक्टिव है। एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, एक है आपका रिपोर्ट देने का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर दो ऑब्जेक्टिव। एक तो देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल FRF पे बना है कि नहीं। FRF का मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इतना काम करने के बाद ऑडिटर को क्या करना होता है? रिपोर्ट करना होता है। ICAI ने कुछ बेसिक गाइडलाइंस भी दिए हुए हैं कि आपको किस किस तरह से काम करना चाहिए, परफॉर्म कैसे करना चाहिए। पहले वो आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 में था, जो लेकिन अब वो कहीं भी नहीं है। इसको आप लोग कहते हो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग ऑडिट। उसमें जो चीजें दी गई है वो बहुत बेसिक है। मतलब ऑडिटर को ये चीज ध्यान में रख के ही काम करना है। इसका एक निमोनिक है, सब जानते हैं, वो है डिस्को फेयर। मतलब वो जो काम करे उसे उसका डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए, उसको इंडिपेंडेंट और इंटीग्रिटी के साथ काम करना चाहिए, उसके पास स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, वो एंटिटी की इंफॉर्मेशन किसी और को डिस्क्लोज ना करे, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। मतलब क्या होता है, क्यों गाइडलाइन बनाई गई है? लाइक हो सकता है CA आज इस एंटिटी के साथ है, अगली बार किसी और एंटिटी के साथ हो। लाइक हमारा कंपनीज एक्ट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज G डिफाइन करता है स्पेसिफाइड लिमिट को, और सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 रोटेट करने के लिए कहता है ऑडिटर को। तो हो सकता है ऑडिटर कभी आज इसकी ऑडिट कर रहा है तो कल दूसरी एंटिटी की ऑडिट करे, तो इसलिए। दूसरा हो सकता है कि आपने अपना काम डेलीगेट किया हो अपने असिस्टेंट को। लाइक हमें काम मिलता है आर्टिकल असिस्टेंट की तरह, उसी तरह ऑडिटर काम करता है और डेलीगेट करता है असिस्टेंट को। लेकिन इंस्टीट्यूट ने कहा भाई है भी काम कि काम आप कर रहे हो, नाम आप साइन कर रहे हो, तो ये मत सोचना काम दूसरा किया है तो गलती होने पे आप बच जाओगे, आप ही लायबल माने जाओगे। अब काम कैसे करना है कि भाई पूरी प्रॉपर प्लानिंग हो ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, आप हर एक एस्पेक्ट को देख पाओ, आप रिलायबल ऑडिट एविडेंस लो कि जिससे आप प्रूफ कर पाओ कि ये एंटिटी में अगर गड़बड़ी है तो आप उसे प्रूफ कर पाओ। जो इंटरनल कंट्रोल है आप उस पर रियलाइज कर सकते हो, लेकिन आपको आंख बंद करके ये रियलाइज नहीं करना है। इसके ऊपर बहुत डिटेल में है। और रिपोर्टिंग, आपको ये सारी बातें लिख के आनी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें इन सब पे कौन कौन सा स्टैंडर्ड है। लाइक डॉक्यूमेंटेशन पे है ऐसे 230, यही इस पे है SO 600, 610, 620, यही डिफाइन करता है कॉन्फिडेंशियलिटी पे। स्किल एंड कॉम्पिटेंस आपकी कवर हो जाती है ऐसे 220 में। प्लानिंग आपकी है ऐसे 300 में। ऑडिट एविडेंस आपका पूरा अच्छे से डिफाइन है ऐसे 500 में। इंटरनल कंट्रोल पे हम बात करेंगे ऐसे 315, 330 में। रिपोर्टिंग के लिए हम बात करेंगे ऐसे 700, 705 और 706 में।
अब इतना सब कुछ जानने के बाद ऑडिटर ने पूछा चलो ठीक है भाई, ये पता चल गया कि मुझे किस किस तरह की ऑडिट करने को मिलेगी, कौन मुझे रेगुलेट करेगा, कौन मुझे गाइड देगा, किस तरह का काम करना है, कैसे काम करना है, अब ये बता दो कि भाई काम कितना करना है। मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल सही है, तो चलो देखते हैं कि काम कितना करना है। देखो सबसे ऑडिटर का बाप कौन, भाई आईसीआई, मतलब पूरा रेगुलेट आईसीआई करता है। तो एक स्कोप बनाता है आईसीआई आपका, फिर भाई आई जो है इंगेजमेंट है क्लाइंट की और ऑडिटर की, मतलब मियाँ बीवी के बीच में, और किसी का क्या काम, तो भाई अपना दोनों मिलकर डिसाइड कर लो कि क्या काम करना है क्या नहीं। एक तरीका ये भी हो सकता है, लेकिन कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर लॉ बोले कि भाई देखो काम कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, तो उस जगह पे काम आईसीएआई और म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा, एज पर रेगुलेशन। तो किस किस तरह से आप काम कर, क्या क्या आपको काम करना पड़ सकता है, एज पर आईसीआई, म्यूचुअल एग्रीमेंट और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ऑडिट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अब समझते हैं कि हमारी ऑडिट की लिमिटेशन कहाँ पर है, मतलब एक ऑडिटर चाहे जितना अच्छा काम कर सके उसके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए बात करते हैं उस पर, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आती है। तो चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए ये है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें होंगे लोग, ये लोग हो सकते हैं। अब लोग अच्छे से काम करें तो उनके ऊपर क्या होगा, कंट्रोल होगा। ये है टॉप लेवल, ये है मीडियम लेवल, ये है लो लेवल, ठीक है। कंट्रोल तो देखो इनके ऊपर भी होगा, कंट्रोल इसके ऊपर भी होगा, कंट्रोल इसके ऊपर भी होगा, और कंट्रोल इसके ऊपर भी होगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है ये कंट्रोल परफेक्टली काम करे, मींस में इस कंट्रोल फेल हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब हमारे ऑडिटर साहब आए, ऑडिटर साहब गए इनके पास कि भाई हमको इन्होंने अपॉइंट किया है और हमें ऑडिट करनी है, आप मुझे लोअर लेवल से कहो कि कॉपरेट करे और एविडेंस दे। तो ये जरूरी है ये कॉपरेट करे, मतलब एविडेंस हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स ना दे, ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है। और अब एक प्रॉब्लम इसके साथ ये है ऑडिटर भाई साहब, इसके साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई एक तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऊपर से तुम लोग लेके आए हो मुझे ईयर के लास्ट, काम इतना ज्यादा है, और हमारा आईसीआई का ऐसे 200 भी कहता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी रिपोर्ट एक्सप्रेस करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। हमको काम करना होता है सैंपल बेसिस पे, डिटेल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं हम क्योंकि समय नहीं है, और हम उस तरह से सैंपलिंग करते हैं कि हमारा जो गलत रिपोर्ट जाने का खतरा है वो ना रहे। लेकिन क्योंकि भाई हम 100% एग्जामिनेशन करते नहीं है तो थोड़ी सी फ्लॉज रह सकते। तो आइए चलिए समझते हैं ऐसी 4 लिमिटेशन ऑडिट की जिससे जो ऑडिट में रहती ही है। सबसे पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या होता है, ये मैनेजमेंट की एक जजमेंट होती है कि इतना होना चाहिए या इतना होगा या इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गई एस्टिमेट्स आ गए। एस्टिमेट्स कैसे बनते हैं, जजमेंट के बेसिस पे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जजमेंट सही ही हो, ये करेक्ट भी हो सकती है और इनकरेक्ट भी हो सकती है। एक लिमिटेशन ये आ जाती है भाई साहब। दूसरा है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मतलब कि हमें डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है मैनेजमेंट, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकती है लेने के लिए। लाइक हम डॉक्यूमेंट लेना चाह रहे हैं लेकिन जिससे लेना चाह रहे हैं उसके भाई घर में प्रॉब्लम आ गई है, वो चला गया है, सारी कस्टडी उसके पास है। तो ऐसी प्रॉब्लम प्रैक्टिकली आ सकती है और कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। इस वाली को ढंग से समझिएगा क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन होता है और लोग इसको सही से समझ नहीं पाते हैं। इसमें प्रॉब्लम होती ही होती। जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो चाहेगा मैक्सिमम बेनिफिट, मतलब जितना हम निचोड़ सके ऑडिटर को उतना निचोड़ ले ये चाहेगा। लेकिन ऑडिटर के पास क्या होता है, लेस टाइम होता है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंगली ही काम करना होता है। और को इसीलिए इसको ऑडिटर को इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि हम जो टाइम ले रहे हैं, मतलब हम ये नहीं करें कि भाई हमें पैसे कम मिले हैं, हम काम कम करेंगे। काम हमें पूरा करना है, लेकिन कुछ काम हमें पूरा करना है, हमें अपनी तरफ से कोई भी फ्लॉज नहीं छोड़ने
हैं कि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़े। एक लिमिटेशन ये है। तीसरी लिमिटेशन जो है वो है इंटरनल कंट्रोल्स की। जो इंटरनल कंट्रोल की पूरी लिमिटेशन है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ओके, तो ऑडिट का पहला चैप्टर आपका यही इतना ही है और खत्म होता है। कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं आप। हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्लासेस भी डाल रखी हैं, एक प्लेलिस्ट बना के आप देख सकते हो। और मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं जिनकी प्लेलिस्ट बन सकती थी सबकी बनाई हुई है, तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हो जिससे कि आपको हेल्प मिले। लाइक मैंने रीजंस बताए थे कि हम लोग फेल क्यों होते हैं, उनका सॉल्यूशंस भी बताया था। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है इसका नीचे लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और ये लाल वाला बटन है, इसके लिए तो आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो करना ही करना है आपको। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं हम चैप्टर 2 में और हम आपको पूरा समझाएंगे चैप्टर 2। और अगर हम पूरा चैप्टर 1 to 4 हो जाने के बाद एक लाइव क्वेरी सेशन रखेंगे जिससे कि आप हमें अपनी क्वेरीज बता सकें। उसकी भी डिटेल आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी या उसकी चैनल हम अपने फेसबुक पेज पे डालेंगे। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है हमारा फेसबुक पेज या हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, उसका भी नीचे लिंक दिया हुआ है। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक मैं भी हूँ और ये पेज भी है। बस आपको क्या करना है आपको ओके। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। पढ़ने के लिए नहीं सीखने के लिए पढ़ें, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे।